9 स्टार हेगेमोन बॉडी आर्ट्स अध्याय 7109 व्हाइट टाइगर स्टार डायग्राम लॉन चेन ने कहा था कि वह 4 घंटे के लिए जाएगा, लेकिन वास्तव में वह 10 घंटे बाद लौटा। जियान वास्तव में चिंतित हो रही थी, लेकिन लॉन चेन को हुआयुन ट्रेडिंग कंपनी की इमारत में लौटते देख वह शांत हो गई। लॉन चेन की हालत देखकर वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। लगता है ससुर जी और वायलेट एबिस को आपकी वाकई परवाह है। लॉन चेन की स्वर्ग पृथ्वी शक्ति उसके चारों ओर घूम रही थी। उसका सर्वोच्च रक्त और बैंगनी रक्त अभी भी एक जलती हुई आभा बिखेर रहे थे। वह छठे स्वर्ग चरण में प्रवेश कर चुका था और इसी वजह से उसे देर हो गई थी। पिताजी ने मुझे जाने ही नहीं दिया, लॉन चेन ने बेबसी से कहा। वह वायलेट ब्लड रेस और ज्यूली रेस को अलविदा कहने गया था। आखिर वे उसके माता पिता के परिवार थे। अगर वह सिर्फ किसी को भेजकर उन्हें बता देता तो यह असभ्य होता, लेकिन जैसे ही वह प्रकट हुआ उसे रुकने के लिए मजबूर होना पड़ा। ज्यूली टावा और बैंगनी सुनहरे भाले की सहायता से वह हर बार एक स्वर्ग स्तर ऊपर उठता गया। हालांकि 2 आदिम अराजकता दिव्य वस्तुओं ने उसकी सहायता की थी, फिर भी उसकी प्रगति में ज्यूली जाति और बैंगनी रक्त जाति के कर्मिक भाग्य का एक बड़ा हिस्सा खर्च हो गया था। ये कर्मिक भाग्य कोई साधारण बात नहीं थी, यह उनकी वंश परंपरा से जुड़ा हुआ था। परिणामस्वरूप उसका रक्त अभी भी कुछ हद तक अनियंत्रित रूप से बह रहा था। दोनों जातियों के कर्मिक भाग्य के पोषण से उसकी सूक्ष्म ऊर्जा भी मात्रा और गुणवत्ता दोनों में बढ़ गई थी। यहाँ तक कि लॉन चेन भी नहीं जानता था कि वह अब कितना शक्तिशाली हो गया है। लॉन चेन और जियान हुआयुन ट्रेडिंग कंपनी के परिवहन फॉर्मेशन पर चढ़ गए। दिव्य राजधानी के संबंध में लॉन चेन ने ली यिक्सुआन को पहले ही निर्देश दे दिए थे। वह दिव्य राजधानी को आधार बनाकर पूरे स्वर्गीय वैभव दिव्य प्रांत पर शीघ्रता से नियंत्रण स्थापित करेगी। ज्यूली जाति, बैंगनी रक्त जाति, वाइनगॉड पैलेस, तिसेंट राव मंदिर और अन्य गुटों के समर्थन से दिव्य राजधानी की स्थिति अब अधिक थी। लॉन चेन चाहता था कि यह शहर इस भूमि में दृढ़ता से स्थापित एक स्तंभ बने, एक ऐसा स्तंभ जो भगवान ब्रह्मा और बाहरी राक्षसों के विरुद्ध जाने का साहस करने वालों के लिए आकाश को थामे रखे। आकाश कला की तारामय नदी के अनगिनत साधक विभिन्न मानव बस्तियों में भी प्रकट हुए थे। लॉन चेन ने झेंग विनलॉन को उनकी देखभाल करने का आदेश दिया था। जैसे ही कोई उत्कृष्ट साधक प्रकट होगा उसे प्रशिक्षण के लिए दिव्य राजधानी लाया जाएगा। इससे दिव्य राजधानी की शक्ति और भी बढ़ेगी। रक्तदानव दिव्य राष्ट्र के बारे में लॉन चेन थोड़ा चिंतित था। प्रतिभा और चरित्र के मामले में जू चांगफेंग को प्रथम श्रेणी का माना जा सकता था। हालांकि लॉन चेन को लगता था कि उसके दूसरे भाई को खत्म करने की उसकी संभावना काफी कम है। आखिरकार जू चांगेंग कई वर्षों से साजिश रच रहा था और वह हर तरह से एक सक्षम व्यक्ति था। इस बात की संभावना कम ही थी कि वह अपने छोटे भाई को बाजी पलटने का मौका देगा। दुर्भाग्य से लॉन चेन इस मामले में दखल देने की स्थिति में नहीं था। यह मामला जू चांगफेंग पर निर्भर था। झेंग विनलॉन बहुत कुशल था। हर स्थानिक परिवहन के साथ कोई न कोई उसका इंतजार कर रहा होता था ताकि उसे अगले स्थान पर पहुंचा सके। उसे परिवहन संरचना छोड़ने की भी जरूरत नहीं थी। अगला लक्ष्य पहले से ही तय था। आगे बढ़ने में अतिरिक्त समय बिताने के बाद अब उसे अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए तेजी से काम करना था। उसके पास अब सुलेख संप्रदाय, वाइनगॉड पैलेस या सेंट राव मंदिर को व्यक्तिगत रूप से अलविदा कहने का समय नहीं था। वह केवल हुआयुन ट्रेडिंग कंपनी को कुछ पत्र छोड़ सकता था, बाकी का काम वे संभाल लेंगे। लॉन चेन का पहला गंतव्य अब टाइगर वेनेरेट लाइन था, और जैसे ही वह वहां पहुंचा उसका सामना एक बिल्कुल नए शहर से हुआ। सुनहरा शहर जीवन से भरपूर और चहल पहल से भरा हुआ था। इतना ही नहीं, शहर के ऊपर का आकाश घूम रहा था। लॉन चेन ने कर्मिक सौभाग्य के एक अविश्वसनीय भंडार को एकत्रित होते हुए महसूस किया। इस दृश्य से लॉन चेन को पता चला कि श्वेत बाघ जाति के कर्मिक भाग्य ड्रैगन का स्वरूप पहले से ही संघनित हो रहा था। जहां तक इसके सफल संघनित होने और श्वेत बाघ जाति द्वारा इसे बनाए रखने की बात है, ये बिल्कुल अलग बातें थीं। कहा जाता है कि इस दुनिया में कर्मिक भाग्य की मात्रा सीमित है। सैद्धांतिक रूप से कई गुट कर्मिक भाग्य ड्रैगन स्वरूप प्राप्त करने के योग्य थे, लेकिन उनमें से सभी ऐसा नहीं कर सकते थे। जो भी सफलतापूर्वक एक ड्रैगन स्वरूप का संघनित करता था, वह वास्तव में दुनिया के कर्मिक भाग्य का एक हिस्सा हथिया लेता था, जिससे दूसरों के लिए कम रह जाता था। अंत में इन कर्मिक भाग्य ड्रैगन स्वरूपों के निर्माण के लिए पर्याप्त कर्मिक भाग्य नहीं रह जाता था। उनके प्रारंभिक रूप विलीन हो जाते, जिससे उनका उत्साह व्यर्थ हो जाता। प्रमुख गुट इस मामले को लेकर चिंतित थे। वे चाहते थे कि स्वरूप शीघ्रता से संघनित हो, लेकिन इतनी जल्दी भी नहीं कि वे पहले कुछ लोगों में शामिल हों। ये वास्तव में एक पेचीदा मामला था। बाई यूजिंग लॉन चेन के आगमन से प्रसन्न थी। वह स्वयं श्वेत बाघ जाति के विशेषज्ञों का नेतृत्व कर रही थी। ये कहा जा सकता है कि टाइगर वेनेरेट वंश में उन्होंने लॉन चेन का अत्यंत आदर किया। लॉन चेन ने बाई यूजिंग से टाइगर वेनेरेट वंश की स्थिति के बारे में पूछा। ये जानकर उन्हें निराशा हुई कि टाइगर वेनेरेट ने उन्हें कोई निर्देश नहीं दिए थे। हालांकि टाइगर वेनेरेट वंश की युवा पीढ़ी अब फल फूल रही थी। अनगिनत दिव्य प्रतिभावान और साहसी व्यक्तित्व वाले लोग थे। विपत्ति के समय भी टाइगर वेनेरेट वंश ने अपने कदम पीछे नहीं हटाए थे। अब जब वे उस लंबी रात से बच गए थे और नया युग आ गया था, तो ये उनके लिए वसंत का समय था। नए युग ने इन राक्षसी पशु जातियों को स्वाभाविक लाभ दिया, विशेष रूप से मानव रूप की सीमाओं से मुक्त होने के बाद। अब उनके पास अपनी वंशानुगत दिव्य शक्तियों तक असीमित पहुंच थी। लॉन चेन के जाने से ठीक पहले उन्होंने श्वेत बाघ जाति के कर्मों का कुछ हिस्सा मांगा। बाई यूजिंग ने तुरंत अपना माथा पीटते हुए कहा, मैं सच में उनके साथ मूर्ख होती जा रही हूँ। टाइगर वेनेरेट ने वास्तव में तुम्हारे लिए हमें कुछ दिया है। बाई यूजिंग ने जल्दी से एक प्राचीन पशु की खाल से बना स्क्रॉल निकाला। लॉन चेन ने उसे खोला और उसमें एक तारामंडल का चित्र देखा। तारों ने एक शक्तिशाली बाघ का आकार ले लिया था। क्या ये शायद? लॉन चेन को अचानक कुछ सूझा।
यह अचानक वेदी पर प्रकट हुआ। ये हमारे तारामंडल के भित्तिचित्रों से बिल्कुल मिलता जुलता है। हम बहुत उत्सुक थे कि इसका क्या अर्थ है। मेरा मतलब है, ये बाघ पूज्य का हमारे लिए कोई निर्देश तो नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास इसकी एक प्रति पहले से ही है। लेकिन अब जब आप श्वेत बाघ जाति के कर्मों का कुछ हिस्सा मांग रहे हैं, तो मैं समझ गई। ये वही चीज है जो बाघ पूज्य चाहते थे कि हम आपको दें। बाई यूजिंग ने कहा। लॉन्गचेन का अनुमान सही था। बाघ पूज्य ने सचमुच उसके लिए कुछ छोड़ा था। यही कारण था कि वह मदिरा देवता महल या चाय संत दाव मंदिर नहीं गया था, बल्कि बाघ पूज्य वंश में आया था। उसने उनके कर्मों का कुछ हिस्सा इसलिए नहीं मांगा था कि उसे किसी आध्यात्मिक उन्नति के लिए इसकी आवश्यकता थी, बल्कि इसलिए कि वो उन्हीं कर्मों से अपने साथ बांध सके। लॉन्गचेन ने एक समय बाघ पूज्य राजदंड धारण किया था और उस समय उन्हें बाघ पूज्य का कुछ कर्मफल प्राप्त हुआ था, लेकिन वह पुराने युग का कर्मफल था। यह नया युग था और उन्हें नए युग के कर्मफल की आवश्यकता थी। इससे यदि श्वेत बाघ जाति संकट में हो तो उनके कर्मफल संबंध उन्हें सचेत कर देंगे। नक्षत्र आरेख में श्वेत बाघ के साथ नक्षत्र दर्शाए गए थे। लॉन्गचेन स्वाभाविक रूप से श्वेत बाघ के साथ नक्षत्रों को अच्छी तरह से जानते थे, लेकिन अब जब उन्होंने संपूर्ण 7 नक्षत्रों के साथ साथ उनके पीछे फैले तारों के सागर को देखा तो वे गहरे रूप से विचलित हो गए। अतीत में 7 नक्षत्र केवल कुछ तारों से बनी एक धुंधली छवि थे, लेकिन अब लाखों तारे स्पष्ट रूप से एक बाघ की विशिष्ट आकृति बना रहे थे। यह इतना विस्तृत और सजीव था कि लगभग सजीव प्रतीत हो रहा था। इस नक्षत्र आरेख से आ रही तीव्र आभा को महसूस करते हुए लॉन्गचेन को लगा जैसे बाघ उस चित्र से बाहर छलांग लगाने वाला है। और मानो संकेत मिलते ही बाघ पूज्य की आवाज अचानक उनके मन में गूंज उठी। छोटे साथी, लगता है तुम इस नक्षत्र आरेख का अर्थ समझ गए हो। तुम्हें जल्दी करनी होगी, समय कम है। 9 सितारा हेगेमोन बॉडी आर्ट्स अध्याय 7110 गंतव्य सम्राट स्वर्ग। लॉन्गचेन ने श्वेत बाघ नक्षत्र आरेख लेकर बाघ पूज्य वंश को छोड़ दिया। बाघ पूज्य के शब्द उसके मन में गूंज रहे थे। बाघ पूज्य ने उसे श्वेत बाघ के साथ नक्षत्र सौंपे थे, लेकिन आदिम अराजकता ड्रैगन सम्राट ने उसे नीले ड्रैगन के साथ नक्षत्र नहीं सौंपे थे। इसका कोई कारण तो अवश्य होगा। ये कहा जा सकता है कि लॉन्गचेन ने स्वयं को ड्रैगन सम्राट और बाघ पूज्य से बांध लिया था। जहां तक सिंदूरी पक्षी की बात है तो क्लाउड उसके साथ संबंध स्थापित करने में मदद कर रहा था। भविष्य में उनके लिए जुड़ना मुश्किल नहीं होना चाहिए। हालांकि उसका अभी तक कछुआ संत वंश से कोई संपर्क नहीं हुआ था। उनका गुट बहुत रहस्यमय था, उनके बारे में बहुत कम खबरें थीं। लॉन्गचेन और ज़ी यान ने प्रस्थान किया और तुरंत एक परिवहन संरचना का उपयोग किया। दर्जनों स्थानिक परिवहन के बाद वे तारामय नदी महल पहुंचे। ज़ी यान आकाश में तैरती उस मनमोहक तारामय नदी को आश्चर्य से निहार रही थी। ये तारामय नदी बेहद खूबसूरत थी। ये तारामय नदी दमिश्क थी। तारामय नदी महल की कर्मिक कृपा अभी भी इस पर बरकरार थी, लेकिन इसकी आभा फीकी पड़ गई थी, मानो ये स्वर्ग और पृथ्वी में विलीन हो गई हो। इसी बीच ली कांगहाओ त्रिरूपी दिव्य सम्राट बन चुके थे और उनके द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा को लॉन्गचेन अनदेखा नहीं कर सकते थे। उनकी आंखों में एक तारामय नदी धुंधली सी बहती हुई दिखाई दे रही थी। महल के स्वामी, आपने अकेले ही त्रिरूपी दिव्य सम्राट बनने का मार्ग चुना है। आप सचमुच एक विलक्षण प्रतिभा हैं। लॉन्गचेन ने आश्चर्य से प्रशंसा की। ली कांगहाओ जन्मजात प्रतिभाशाली थे और वर्षों से वे अपने भविष्य के मार्ग पर निरंतर चिंतन कर रहे थे। वे युगों के परिवर्तन से दबना नहीं चाहते थे और उन्होंने बहुत पहले ही तय कर लिया था कि वे स्वयं अपनी सफलताएं प्राप्त करेंगे। परिणामस्वरूप वे सचमुच त्रिरूपी दिव्य सम्राट बन गए थे। इसके अलावा उनका व्यक्तित्व उन सभी त्रिगुणित दिव्य सम्राटों से बिल्कुल अलग था जिनसे लॉन्गचेन अब तक मिले थे। उनका स्वभाव और भी दबंग और उग्र था। ली कांगहाओ ने चिढ़कर जवाब दिया, हाँ, मैं तो बस एक जिद्दी गधा हूँ। आप मेरी जरूरत से ज्यादा तारीफ कर रहे हैं, लॉर्ड लॉन्गचेन। लॉन्गचेन ने आंखें घुमाई। धिक्कार है, तुम सच में छोटे दिल के हो। इतने समय बाद भी तुम अभी भी नाराज हो। जब लॉन्गचेन ने तारामय नदी महल छोड़ा था तब ली कांगहाओ ने उन्हें रोकने की कोशिश की थी, यहाँ तक कि उन्हें महल का मुखिया बनाने की पेशकश भी की थी। लेकिन लॉन्गचेन ने मना कर दिया और कुयंगयंग से ली कांगहाओ को ये कहने को कहा कि तारामय नदी महल 2 जिद्दी गधों के लिए बहुत छोटा है। लॉन्गचेन सही थे। वे और ली कांगहाओ दोनों ही अपनी राय पर अड़े रहने वाले लोग थे। जैसे ही उनकी राय आपस में नहीं मिलती वे लड़ने लगते। तारामय नदी महल को कभी शांति नहीं मिलती। बेशक ली कांगहाओ भी यह बात समझते थे और वास्तव में उनसे नाराज नहीं थे, लेकिन उसे लगा कि लॉन्गचेन की जुबान कुछ ज्यादा ही तीखी है, इसलिए उसने थोड़ा बदला लिया। लॉन्गचेन को कुयंगयंग नहीं दिखी। वह एकांत में थी। अपने आदिम अराजकता वाले सूक्ष्म शरीर के कारण उसके लिए उन्नति करना बेहद मुश्किल था और वह अपने दम पर जितनी कर्मिक शक्ति का उपभोग कर रही थी वह चौंकाने वाली थी। सौभाग्य से तारामय नदी दमास्क मौजूद था और तारामय नदी महल में अभी भी पर्याप्त कर्मिक शक्ति का भंडार था। ली कांगहाओ लॉन्गचेन को उन्नति के लिए इसे अवशोषित करने देने के लिए तैयार था। आखिरकार तारामय नदी महल की कर्मिक शक्ति 9 सितारा वंश के सदस्य के रूप में उसके लिए एकदम सही थी। यहाँ उन्नति करना निश्चित रूप से लॉन्गचेन के लिए सबसे सही रास्ता था, लेकिन लॉन्गचेन ने मना कर दिया। वह पहले ही कई उन्नति कर चुका था और फिलहाल दोबारा ऐसा नहीं करना चाहता था। तकनीकी रूप से वह 7वें स्वर्ग स्तर तक उन्नति कर सकता था, लेकिन उसे जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी वह निश्चित रूप से अब तक उसके द्वारा उपयोग की गई सभी ऊर्जा से कहीं अधिक होगी। लॉन्गचेन अपने उत्थान के लिए स्टाररी रिवर पैलेस के शिष्यों को भूखा नहीं छोड़ना चाहता था। सभी प्रमुख गुटों के लिए यह एक नाजुक मोड़ था। सभी शिष्यों को उन्नति के लिए पूरी ताकत लगानी थी और वे एक पल भी नहीं हिचकिचा सकते थे। जिस क्षण वे प्रगति रोकते वे पीछे छूट जाते और शायद फिर कभी बराबरी नहीं कर पाते। लॉन्गचेन ने पूछा, बाकी लोगों की कोई खबर है?
अब जब वे गंभीर विषयों पर बात कर रहे थे, ली कांगहाओ का चेहरा गंभीर हो गया। स्टाररी रिवर पैलेस में शिष्यों की संख्या लगातार बढ़ रही थी और कई नए प्रकार के प्रतिभाशाली शिष्य तैयार हो रहे थे। उनमें से कुछ में अद्वितीय प्रतिभाएं थीं और कुछ में तो विशेष शारीरिक क्षमताएं जागृत हो गई थीं। ये कहा जा सकता है कि स्टाररी रिवर पैलेस एक अभूतपूर्व स्वर्ण युग में प्रवेश कर रहा था। हालांकि स्टारलाइट हेवनली सॉवरेन्स के अन्य वंशों के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता था। लॉन्गचेन के जाने के बाद स्टाररी रिवर पैलेस ने उनसे संपर्क स्थापित करने के लिए बहुत प्रयास किए थे। उन्हें ये देखकर निराशा हुई कि उनकी वंश लगभग पूरी तरह से बिखर गई थी। इसके अलावा उन्हें पता चला कि शियाओयिन उन्हें गिराने के लिए पर्दे के पीछे से काम कर रहा था। जब शियाओयिन ने 9 सितारा वंश को देव विरासत में परिवर्तित किया, तब उसे पता था कि 4 तारा में स्वर्गीय सम्राट उसका विरोध करेंगे। परिणामस्वरूप उसने अपने जासूसों को उनकी शाखाओं में तैनात कर दिया था। तारा नदी महल सौभाग्यशाली था कि शियाओयिन द्वारा लगाए गए सभी जासूस आंतरिक संघर्ष में मारे गए, जिससे ये संभावित खतरा टल गया। दूसरी ओर 9 सितारा वंश की अन्य विरासतें शियाओयिन के हस्तक्षेप से बुरी तरह प्रभावित हुई थीं। वे या तो नष्ट हो गईं या छिप गईं। अभी भी कुछ ताकतें बची थीं और उनमें से कुछ काफी शक्तिशाली थीं, लेकिन वे अन्य 9 सितारा उत्तराधिकारियों के प्रति सतर्क रहीं। जब लॉन्गचेन पिछली बार गया था तो उसने तारा नदी महल से 9 सितारा वंश के अन्य उत्तराधिकारियों से संपर्क करने के लिए कहा था, लेकिन तारा नदी महल द्वारा इन लोगों के प्रति पूरी ईमानदारी व्यक्त करने के बावजूद उन्होंने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। ली कांगहाओ को एकजुट होने का विचार छोड़ना पड़ा। लॉन्गचेन 9 सितारा वंश की शाखाओं के एकजुट होने की आशा रखता था। वह चाहता था कि 9 सितारा वंश एक साथ मिलकर और अधिक शक्तिशाली बने, लेकिन ऐसा लगता था कि यह उनके लिए असंभव था। ली कांगहाओ के चेहरे के भाव देखकर लॉन्गचेन समझ गया कि वह सचमुच शर्मिंदा है। यह इस बात का प्रमाण था कि कूटनीति में उसकी क्षमताएं अपर्याप्त थीं। इसलिए उसने विषय बदल दिया। उपमहल प्रमुख लियूशान कहाँ हैं? वह भी उन्नति का प्रयास कर रहे हैं। वह व्यक्ति बहुत जिद्दी है। वह 2 बार त्रिगुणित दिव्य सम्राट बनने में असफल रहा, लेकिन फिर भी हार मानने को तैयार नहीं है। अगर वो फिर से असफल हुआ तो? ली कांगहाओ असहाय होकर आह भरने से खुद को रोक नहीं पाया। कू लियूशान वह व्यक्ति थे जिन्हें वह सर्वोच्च मानते थे। उनकी साधना प्रतिभा उतनी प्रभावशाली नहीं थी, लेकिन उनका नेतृत्व अद्वितीय था। उनके नेतृत्व में तारा नदी महल का नेतृत्व करने पर ली कांगहाओ को कोई चिंता नहीं होती। हालांकि एक असफलता के बाद अगला प्रयास कई गुना कठिन हो जाता है। लगातार 2 असफलताएं, इससे तो और भी मुश्किल हो जाती है। तीसरी असफलता का अर्थ होगा कि भविष्य में कोई भी उन्नति असंभव है। असल में ली कांगहाओ ने कू लियूशान को तारामय नदी महल में छोड़ने की योजना बनाई थी ताकि वह अंततः निकलकर नई दुनिया को देख सके। लेकिन अब कू लियूशान के साथ समस्या होने के कारण वह इतना चिंतित था कि वह जा नहीं पा रहा था। अगर वह फिर से असफल हो जाता है तो उसे यह गोली दे देना। यह उसे त्रिरूपी दिव्य सम्राट बनने में मदद करेगी। लॉन्गचेन ने ली कांगहाओ को वह औषधीय गोली सौंप दी जो उसने पहले से तैयार कर रखी थी। ये गोली जाहिर है शियाओयिन द्वारा भेजे गए त्रिरूपी दिव्य सम्राट से आई थी, इसलिए यह 9 सितारा वंश के एक और सदस्य के लिए सबसे उपयुक्त थी। ली कांगहाओ को भी अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ जब उसने सुना कि यह एक ऐसी गोली है जो किसी व्यक्ति को सीधे त्रिरूपी दिव्य सम्राट बना सकती है। अगर कोई और ऐसा दावा करता तो वह किसी भी कीमत पर उस पर विश्वास नहीं करता, लेकिन वह जानता था कि लॉन्गचेन ऐसी बात पर मजाक नहीं करेगा। उसे गोली सौंपने के बाद लॉन्गचेन ने आदिम अराजकता की दुनिया में अपने सारे काम लगभग पूरे कर लिए थे। जू यंग और लॉन्गजू ने पहल करके उससे संपर्क नहीं किया था और लॉन्गचेन ने भी जल्दबाजी में उनसे बात करने की हिम्मत नहीं की। भेद खुलने का खतरा बहुत ज्यादा था। सच तो यह है कि लॉन्गचेन को 9 सितारा वंश की इन बातों का पहले से ही अंदाजा था। शियाओयिन जैसे निकम्मे व्यक्ति की मौजूदगी में 9 सितारा उत्तराधिकारियों का एकजुट होना बहुत मुश्किल था। स्टाररी रिवर पैलेस में इतने सारे विशेषज्ञ होना भी मूलतः लॉन्गचेन की वजह से ही था। आखिर लॉन्गचेन ने 9 सितारा उत्तराधिकारियों को समय देने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी। 9 सितारा गुटों के बाकी हिस्सों को एकजुट करने के बारे में उसने ली कांगहाओ से कहा कि कोई जल्दी नहीं है। शियाओयिन की नज़र उन पर छुपकर थी, इसलिए उन्हें सावधान रहना था। व्यवस्था करने के बाद लॉन्गचेन और जी यान भी स्टाररी रिवर पैलेस से निकल गए। इस बार उनका लक्ष्य सम्राट स्वर्ग था।